ये कहानी है एक ऐसे आम लड़के की जो बिना किसी गॉडफादर या बैकग्राउंड के बस अपने टैलेंट के दम पर फिल्म डायरेक्टर बनने की कोशिश करता है। लेकिन कदम कदम पर उसके अपने दोस्त, बड़े प्रोड्यूसर्स और स्टार डायरेक्टर्स मिलकर उसका इस्तेमाल करते हैं, उसकी स्क्रिप्ट चोरी करते हैं और उसे इंडस्ट्री से बैन करवा देते हैं। ये फिल्म सिनेमा की चकाचौंध के पीछे गंदी पॉलिटिक्स, धोखे और साजिशों के उन काले सच को सामने लाती है जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो फिल्म की शुरुआत 1996 के एक सीन से होती है। सचिन नाम का एक स्कूल जाने वाला लड़का है जिसे अपने ही क्लास की एक लड़की पसंद है। वो क्लास में बैठकर बस उसी लड़की को ताड़ रहा था, तभी क्लास की लेडी टीचर की नजर उस पर पड़ जाती है। टीचर जानबूझकर सचिन से सवाल पूछती है ताकि उसे डांट सके, लेकिन सचिन इतना स्मार्ट था कि वो सारे सवालों के फटाफट सही जवाब दे देता है। अब टीचर भी कुछ कह नहीं पाती। इसके बाद एक दूसरी टीचर सचिन को अपने पास बुलाती है। असल में सचिन एक बहुत बड़े राइटर का बेटा था जिनका नाम वाइकॉम डेविड था। टीचर उसे बोलते हैं, तुम इतने बड़े लेखक वाइकॉम डेविड सर के बेटे हो तो तुम्हारे अंदर भी लिखने का टैलेंट जरूर होगा। तुम्हें स्कूल के स्टोरी राइटिंग कंपटीशन में जरूर हिस्सा लेना चाहिए। सचिन भी इसके लिए मान जाता है। वो घर आकर पूरी लगन से कहानी लिखने में जुट जाता है। उसी दौरान उसके घर पर एक पब्लिशर आता है जो उसके पापा के किताबों की कॉपियां लेने आया था। पापा घर पर नहीं थे, इसीलिए वो पब्लिशर किताबें लेकर चला जाता है। वैसे सचिन जिस लड़की को पसंद करता था उसे इम्प्रेस करने के लिए वो अपने पापा की लिखी नई किताब भी उसे गिफ्ट करता रहता है। खैर, सचिन अपनी लिखी कहानी टीचर को सौंप देता है, लेकिन टीचर उसे पढ़ने के बाद बोलती है कि इस कहानी में कुछ कमियां हैं और वो इसे पब्लिश नहीं करेगी। ये सुनकर सचिन का दिल टूट जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर उसकी कहानी में क्या कमी रह गई। इसी बीच उसके पापा वाइकॉम डेविड बताते हैं कि उनकी नई कहानी में एक बड़ी गड़बड़ हो गई है और वो मार्केट से अपनी किताब की सभी कॉपियां वापस मंगवा रहे हैं। सचिन को जब अपनी कहानी की कमी समझ नहीं आती तो वो अपनी स्क्रिप्ट पापा को ही पढ़ने के लिए दे देता है, लेकिन पापा भी उसे रिजेक्ट कर देते हैं, कहते हैं कि ये अच्छी नहीं है। इस बात से बुरी तरह अपसेट होकर सचिन एक बेहद गलत कदम उठाने का फैसला करता है। ऐन वक्त पर उसके पापा वहां पहुंच जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। वहां पापा उसके सामने एक ऐसा सच उगलते हैं जिसे सुनकर सचिन के होश उड़ जाते हैं। पापा रोते हुए कहते हैं, सच तो ये है कि मैं कोई बड़ा राइटर नहीं हूँ, बल्कि मैं पूरी दुनिया को धोखा दे रहा हूँ। इसके बाद पापा अपना फ्लैशबैक बताते हैं। कॉलेज के दिनों में उसके साथ एक लड़की पढ़ती थी जो बहुत कमाल की कहानियां लिखती थी। एक दिन उन्हें उस लड़की की कहानियां वाला बॉक्स मिल गया था। शुरुआत में उन्होंने उसी लड़की की कहानियों को अपने नाम से पब्लिश करवाकर कामयाबी पाई। जब वो कहानियां खत्म हो गई तो वो एक दूसरे गुमनाम राइटर का इस्तेमाल करके उसके नाम पर कहानियां पब्लिश करने लगे। पापा कहते हैं कि एक लड़का मेरे पास अपनी कहानियां लेकर आता है, मैं बस उसी का इस्तेमाल करता हूँ और आज उसी की वजह से मैं इतना कामयाब राइटर हूँ। दुनिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम ऊपर कैसे पहुंचे, लोगों को बस हमारी कामयाबी दिखती है। पापा आगे बताते हैं कि इस बार एक बड़ी गड़बड़ हो गई। उस लड़के ने जो आखिरी कहानी मुझे लिख कर दी उसे मैंने बिना पढ़े ही पब्लिश होने के लिए भेज दिया, लेकिन उस दुष्ट ने कहानी में मेरे सारे धोखे और काले कारनामों को एक्सपोज कर दिया है। मैंने मार्केट से सारी कॉपियां तो जब्त करवा ली, लेकिन एक कॉपी अभी भी बाहर रह गई है। इसके बाद कहानी सीधे साल 2000 में पहुंचती है। एक छोटा लड़का बिस्तर पर बैठकर वही गुमशुदा किताब पढ़ रहा था। वो कहानी से इतना डर जाता है कि बिस्तर से गिर पड़ता है और उसे चोट लग जाती है। पट्टी करवाकर लौटते समय उसका बेस्ट फ्रेंड सुजीत उसे बिना बताए थिएटर में हॉलीवुड फिल्म द मम्मी दिखाने ले जाता है। थिएटर के जादुई विजुअल्स और साउंड इफेक्ट्स देखकर विनीत के मन में फिल्म डायरेक्टर बनने का सपना जाग जाता है। तभी पास की सीडी दुकान से वो द सिक्स्थ सेंस फिल्म खरीदता है। सुजीत उसे बताता है कि इस हॉलीवुड फिल्म का डायरेक्टर असल में एक मलयाली है, मतलब एम नाइट श्यामलन। ये जानकर विनीत इंस्पायर हो जाता है और पापा से वीडियो कैमरा दिलाने की जिद करने लगता है। पढ़ाई में कमजोर होने के कारण पापा शर्त रखते हैं कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाओगे तो ही कैमरा मिलेगा। कैमरा पाने के लिए विनीत एग्जाम में जमकर चीटिंग करता है और सुजीत को अपनी पहली हॉरर शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाता है। स्क्रिप्ट के मुताबिक दो अच्छे दोस्त अंधेरे में चेस खेल रहे होते हैं, तभी अचानक बाहर से घंटी बजती है। जब एक दोस्त दरवाजा खोलता है तो सामने वही दोस्त खड़ा था जो अंदर चेस खेल रहा था, यानी अंदर बैठा दोस्त असल में एक भूत था। रिजल्ट आने पर पता चलता है कि विनीत के मार्क्स बहुत कम आए हैं। तब सीडी दुकान वाले भैया मदद करते हैं और अपना कैमरा 600 रुपए की डेली रेंट पर दे देते हैं, लेकिन रात की शूटिंग में सस्ते कैमरे की नाइट विजन क्वालिटी बेहद खराब निकलती है। दुकान वाले भैया की सलाह पर विनीत कहानी में थोड़ा बदलाव करके उसे दिन के उजाले में शूट कर लेता है। दिन में शूट होने के कारण फिल्म उतनी डरावनी नहीं बनती।
और सब बस उसका दिल रखने के लिए तारीफ करते हैं। विनीत हार नहीं मानता और महंगे कैमरे के लिए 6,000 का रेंट जुटाने के लिए पैसे जोड़ने लगता है। पूरा 1 साल बीतने के बाद वो महंगा कैमरा रेंट पर लाता है और दोबारा शॉर्ट फिल्म शूट करता है। इस बार फिल्म बहुत शानदार बनती है। जब वो दुकान वाले भैया को फिल्म दिखाता है तो एक जंप स्केयर सीन से भैया बुरी तरह चौंक जाते हैं। विनीत एडिटिंग में और तगड़े विजुअल्स और साउंड इफेक्ट्स जोड़ता है जिससे भैया डर के मारे कांप उठते हैं। इसके बाद वो सीडी बांटने के पैसे के लिए पापा को फिल्म दिखाता है। फिल्म देखते ही विनीत के दादाजी को इतना बड़ा शॉक लगता है कि वो बेहोश होकर सीधे कोमा में चले जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद पापा को फिल्म बहुत पसंद आती है और वो पैसे देते हुए कहते हैं, मानना पड़ेगा बेटा, फिल्म सच में बहुत खौफनाक थी। ये लो पैसे, सीडी बनाओ और पूरे गांव में बांट दो। विनीत स्कूल के बच्चों में अपनी शॉर्ट फिल्म की सीडी बांट देता है जिससे उसकी खूब चर्चा होती है। वो अपने दोस्त से कहता है कि देखना, मैं 22 की उम्र में बड़ा डायरेक्टर बनूंगा। आगे चलकर उसकी एक शॉर्ट फिल्म में ऐना काम करती है। काम के दौरान ऐना उसे प्रपोज करती है लेकिन विनीत करियर पर फोकस करने के लिए उसे रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद विनीत एक मॉन्स्टर कॉन्सेप्ट पर शॉर्ट फिल्म बनाता है। सीडी वाले भैया उसे खुशखबरी देते हैं कि उसकी फिल्में एक बड़े कंपटीशन में सिलेक्ट हो गई हैं जिसका इनाम पहली फीचर फिल्म डायरेक्ट करने का मौका था। स्क्रीनिंग के दिन विनीत की फिल्म पर सबसे ज्यादा तालियां बजती है लेकिन साजिश के तहत अर्जुन नाम के लड़के को विनर बना दिया जाता है। अर्जुन चालाकी से सबके सामने विनीत को घमंडी और खुद को शरीफ साबित करता है। तभी वहां सचिन की एंट्री होती है जो विनीत को अपना प्रोजेक्ट चित्रा का ऑफर देता है पर स्वाभिमानी विनीत मना कर देता है। बाद में विनीत अपनी स्क्रिप्ट लेकर प्रोड्यूसर से मिलता है जहां सचिन भी था। विनीत कहता है कि फिल्म में ऐना जो अब स्टार थी उसकी जरूरत नहीं है और भूत का कोई चेहरा नहीं बल्कि सिर्फ परछाई होगी। प्रोड्यूसर्स भड़क जाते हैं लेकिन सचिन इस विजन से इम्प्रेस होकर खुद फिल्म प्रोड्यूस करने का वादा करता है। हालांकि साल भर बीतने पर भी सचिन पैसों का इंतजाम नहीं कर पाता। इसी बीच दुश्मन अर्जुन अपनी फिल्म पूरी कर लेता है। वो चालाकी से विनीत को फिल्म दिखाने बुलाता है। विनीत देखता है कि अर्जुन ने उसकी शॉर्ट फिल्म का मॉन्स्टर कॉन्सेप्ट और कैमरा एंगल्स हूबहू चोरी कर लिए हैं। विनीत के विरोध करने पर वो उसे भगा देता है और वो उसकी चोरी की फिल्म सुपरहिट हो जाती है। अब विनीत तय करता है कि वो अपनी कहानी किसी को नहीं बताएगा। वो पुराने प्रोड्यूसर से बिना स्क्रिप्ट सुनाए फिल्म बनाने की शर्त मनवा लेता है। वो एक्टर स्वरूप को लेकर शूटिंग पूरी करता है लेकिन दोस्तों से पता चलता है कि बिल्कुल इसी स्टोरी लाइन पर अभी एक दूसरी फिल्म रिलीज हुई है। ये महज एक इत्तेफाक था। विनीत फिल्म का 30% हिस्सा रीशूट करने का फैसला करता है। तभी एक कार एक्सीडेंट में एक्टर स्वरूप की मौत हो जाती है। इंडस्ट्री के लोग कहते हैं कि मौत की सिंपैथी से फिल्म सुपरहिट हो जाएगी, इसलिए इसे ऐसे ही रिलीज कर दो। लेकिन सच्चा कलाकार विनीत किसी की मौत का फायदा नहीं उठाना चाहता था। जब प्रोड्यूसर अड़ जाता है तो विनीत सोशल मीडिया पर फिल्म से अलग होने का पोस्ट डाल देता है। प्रोड्यूसर उसे धमकी देता है जिससे गुस्सा कर विनीत रात को ऑफिस में घुसकर फिल्म का सारा फुटेज ही डिलीट कर देता है। पूरी इंडस्ट्री उसके खिलाफ हो जाती है। फिल्म काउंसिल उस पर रेड कार्ड लगाकर उसे बैन कर देती है और पुलिस उसे अरेस्ट करने पहुंच जाती है। पर विनीत बिना डरे जेल चला जाता है। जेल से आने के बाद वो सोचता है कि अब आगे क्या किया जाए। तभी उसे एक तरकीब सूझती है। उसके पास जो मॉन्स्टर कॉन्सेप्ट वाली पहली स्क्रिप्ट थी वो उसे अर्जुन को बेचने का फैसला करता है क्योंकि अर्जुन के पास अपनी दूसरी फिल्म के लिए कोई नया आइडिया नहीं था। विनीत सीधे अर्जुन के पास जाता है और डील ऑफर करता है, तुम इस स्क्रिप्ट पर अपनी पहली फिल्म का सेकंड पार्ट बना सकते हो। बदले में तुम्हें इंडस्ट्री में मेरे ऊपर लगे सारे बैन हटवाने होंगे और प्रोड्यूसर का सारा नुकसान सेटल करना होगा। अर्जुन को कहानी पसंद आती है और वो डील के लिए मान जाता है। यहाँ विनीत को पता चलता है कि अर्जुन और ऐना का ब्रेकअप हो चुका है। अर्जुन फ्यूचर में किसी कानूनी झमेले से बचने के लिए विनीत से नो ऑब्जेक्शन पेपर्स पर साइन करवा लेता है और प्रोड्यूसर को भी उसका पैसा मिल जाता है। पैसा मिलने के बाद भी वो पुराना प्रोड्यूसर नखरे दिखाते हुए कहता है, भले ही तुम्हारा बैन हट गया हो पर मैं इंडस्ट्री में तुम्हें शैडो बैन रखूंगा। मेरे रहते तुम कभी अपनी फिल्म नहीं बना पाओगे। विनीत अभी परेशान खड़ा ही था कि तभी वहां आरिस नाम के एक बड़े प्रोड्यूसर की एंट्री होती है। आरिस असल में ऐना का भाई था। वो विनीत के पास आता है और कहता है, मेरी अगली फिल्म तुम डायरेक्ट करोगे। असल में ऐना की पिछली 2-3 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी और उसका अर्जुन से ब्रेकअप भी हो चुका था। आरिस कहता है, मुझे अपनी बहन ऐना के करियर को वापस ट्रैक पर लाना है और उस धोखेबाज अर्जुन को बॉक्स ऑफिस पर हराना है, इसलिए सिर्फ तुम हमारी मदद कर सकते हो। विनीत खुश हो जाता है कि आखिरकार उसे एक आजाद डायरेक्टर के रूप में बड़ा मौका मिल गया। अब वो नई फिल्म की कहानी लिखने बैठता है पर उसका दिमाग पूरी तरह ब्लॉक हो चुका था। उसे कोई दमदार आइडिया नहीं मिल रहा था।
एक दिन अचानक एक पिज्जा डिलीवरी बॉय को देखकर उसके मन में एक बढ़िया सस्पेंस कहानी आती है। वो खुश होता है, तभी उसे पता चलता है कि बिल्कुल उसी आइडिया पर कार्तिक सुब्बाराज की पिज्जा फिल्म रिलीज हो चुकी है। वो किस्मत को कोसते हुए कहता है, लगता है सारे अच्छे आइडियाज मेरे सोचने से पहले ही दूसरों को आ जाते हैं। इसी बीच घर से खबर आती है कि जो दादाजी पिछले कई सालों से कोमा में थे वो अचानक होश में आ गए हैं। विनीत भागकर हॉस्पिटल पहुंचता है। उसे लगता है कि दादाजी उसकी हॉरर शॉर्ट फिल्म देखकर कोमा में गए थे, पर दादाजी मरती हुई सांसों के साथ एक बड़ा राज खोलते हैं। बेटा, मैं तुम्हारी फिल्म देखकर नहीं बल्कि उस अलमारी में छिपी एक पुरानी किताब को देखकर डरा था। और इतना कहते ही दादाजी दम तोड़ देते हैं। दादाजी आखिर क्या देखकर डरे थे, यह जानने के लिए विनीत घर आकर उस दिन की कैमरे में रिकॉर्ड हुई फुटेज चेक करता है। फुटेज में दिखता है कि दादाजी टीवी नहीं देख रहे थे बल्कि अलमारी से निकली एक पुरानी अधूरी किताब पढ़ रहे थे। विनीत उस किताब को उठाता है। ये वही किताब थी जिसे उसने बचपन में पढ़ा था और डर कर बिस्तर से गिर गया था। असल में ये 1996 में गायब हुई वाइकॉम डेविड की वही आखिरी असली कॉपी थी, जिसमें उनके बेटे सचिन ने लिखा था कि उसके पापा कोई असली लेखक नहीं बल्कि एक नंबर के धोखेबाज हैं। विनीत इस ऐतिहासिक राज वाली किताब की पब्लिशिंग राइट्स खरीदना चाहता था, लेकिन तभी एक आदमी भारी कीमत देकर उस किताब को खरीद लेता है और वहां से निकल जाता है। विनीत चुपके से उसका पीछा करता है। वो आदमी सीधे सचिन के पास पहुंचता है। असल में सचिन अपने पिता की मौत के बाद से उस आखिरी बची हुई कॉपी को ढूंढ रहा था ताकि उनके खानदान का काला सच कभी बाहर न आए। किताब हाथ में आते ही सचिन राहत की सांस लेता है और कहता है, अच्छा हुआ मेरे पापा का ये राज अब हमेशा के लिए दफन रहेगा। और वो विनीत के सामने ही उस इकलौती किताब को आग के हवाले कर देता है। तो आखिरकार विनीत को समझ आ जाता है कि सचिन के पापा कोई असली राइटर नहीं थे और वो जली हुई किताब इसी काले सच का एक लौता सबूत थी। विनीत इस पूरी सच्चाई को ही अपनी नई फिल्म की कहानी बनाने का फैसला करता है। वो सोचता है कि इस फिल्म में ऐना को लीड रोल में रखकर शूटिंग की जाए। इसी बीच धोखेबाज अर्जुन की दूसरी फिल्म रिलीज होती है, लेकिन इस बार रिव्यूअर्स उसकी चोरी पकड़ लेते हैं और फिल्म को बेहद खराब रिव्यूज मिलते हैं। इससे अर्जुन गुस्से में पागल हो जाता है। उधर विनीत की फिल्म की लीड एक्ट्रेस ऐना का वजन बढ़ जाता है। एक सीन के लिए 20-30 रीटेक होने पर वो चिढ़कर 10 दिन की छुट्टी पर चली जाती है। जब वो लौटती है तो उनका वजन 7 किलो और बढ़ चुका था। विनीत के डांटने पर वो फिल्म छोड़ने की धमकी देती और कहती है कि वो सचिन की फिल्म करेगी। तभी एक राज खुलता है कि इस नई फिल्म का राइटर वही लड़का था जिसने पहले कंपटीशन में विनीत की कहानी चुराई थी। वो विनीत को बताता है कि इस साजिश के पीछे अर्जुन है, जो ऐना को भड़काकर उसकी फिल्म रुकवाना चाहता है। विनीत तुरंत अर्जुन के ऑफिस पहुंचकर उसे खरी खोटी सुनाता है। अर्जुन अपनी औकात दिखाते हुए कहता है, हाँ मैंने तुम्हारी कहानी चुराई और लोग आज भी तुम्हारी ही तारीफ करते हैं। मैं तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगा। इसके बाद विनीत उस फिल्म क्रिटिक्स से मिलता है। क्रिटिक्स के फुटेज डिलीट करने की बात उठाने पर विनीत इमोशनल होकर कहता है, सर क्रू के लिए वो 6 महीने का काम था, पर मेरे लिए ये 6-7 साल का सपना था। जब सपना ही खराब हो रहा था तो मैं उसे कैसे रिलीज होने देता। क्रिटिक्स उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। विनीत वापस आकर ऐना को अर्जुन की चाल समझाता है, जिससे वो काम करने को तैयार हो जाती है। लेकिन तभी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आती है कि अर्जुन ने अचानक ऐना से कोर्ट मैरिज कर ली है ताकि फिल्म को हमेशा के लिए डिब्बा बंद करवा सके। विनीत टूट जाता है, लेकिन ऐना के भाई और प्रोड्यूसर आरिस को अपनी बहन पर बहुत गुस्सा आता है। वो विनीत से कहता है कि हम फिल्म बंद नहीं करेंगे, तुम दूसरी एक्ट्रेस चुनो, मैं इस फिल्म को और बड़े लेवल पर बनाऊंगा। विनीत को एक नई टैलेंटेड एक्ट्रेस मिल जाती है और वो दिन रात एक करके शूटिंग पूरी करता है। इसी बीच उसके बेस्ट फ्रेंड को अर्जुन अपनी फिल्म में ब्रेक का लालच देता है और विनीत सच्चे दोस्त की तरह उसे विदा कर देता है। फिल्म तैयार हो जाती है, पर कोई भी उसका प्रमोशन नहीं कर रहा था। हर जगह सिर्फ अर्जुन और ऐना की फिल्म की पोस्टर्स थे। हताश होकर जब विनीत प्रोडक्शन ऑफिस में चिल्लाता है तो वहां का मैनेजर अकड़ कर कहता है, हमारे बॉस आरिस हर साल कुछ फिल्में सिर्फ टैक्स बचाने और लॉस दिखाने के लिए बनाते हैं। तुम्हारी फिल्म उसी लिस्ट में है, इस पर प्रमोशन का 1 रुपया खर्च नहीं होगा। विनीत को लगता है कि शायद आरिस को यह बात पता नहीं होगी। वो सीधा उनके पास इंसाफ मांगने पहुंचता है, पर आरिस ठंडी हंसी हंसते हुए कहता है, मैनेजर ने बिल्कुल सही कहा, मैंने तुम्हें और तुम्हारी फिल्म को सिर्फ अपना टैक्स बचाने के लिए एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। विनीत का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वो लाचार होकर सोशल मीडिया पर खुद ही अपनी फिल्म के पोस्ट शेयर करता है और लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज उसकी फिल्म देखने आए। जब वो डिप्रेशन में अकेला बैठा था तभी वहां सचिन, जो खुद बर्बाद हो चुका था, वो भी आता है। वो विनीत से बेहद अजीब बात कहता है, मैं तो अपनी लाइफ से तंग आकर खुद को खत्म करने की सोच रहा हूँ। तुम्हारी फिल्म भी कल फ्लॉप होने वाली है, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर ही खुद को खत्म कर लें। विनीत उसे पागल समझकर वहां से भगा देता है। अगले दिन फिल्म की रिलीज का वक्त आता है।
विनीत अपने मम्मी पापा को लेकर थिएटर पहुंचता है, लेकिन थिएटर का नजारा देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वहां मौजूद भारी भीड़ अर्जुन और ऐना की फिल्म देखने के लिए लाइन में खड़ी थी, जबकि विनीत की फिल्म का पूरा शो खाली था और फिल्म देखने के लिए थिएटर में इक्का दुक्का लोग आए भी नहीं थे। थिएटर में तभी अचानक वो पुराना खड़ूस प्रोड्यूसर पहुंच जाता है। वो विनीत को चिढ़ाते हुए कहता है, यार मैं तो डर रहा था कि तुम्हारी फिल्म देखने के लिए यहाँ बहुत सारे लोग ना आ जाएं, पर अच्छा हुआ, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। यहाँ तो कोई कुत्ता भी नहीं आया। ये कहकर वो हंसता है और विनीत के मम्मी पापा के पास ही जाकर बैठ जाता है और उनके साथ फिल्म देखने लगता है। फिल्म खत्म होने के बाद विनीत के मम्मी पापा इमोशनल हो जाते हैं। वो उसे गले लगाकर कहते हैं, बेटा तूने बहुत ही कमाल की फिल्म बनाई है, हमें तुम पर गर्व है। लेकिन विनीत मायूस होकर कहता है, इस तारीफ का क्या फायदा जब कोई इस फिल्म को देखने ही नहीं आने वाला। तभी विनीत उस प्रोड्यूसर से बात करने के लिए पीछे मुड़ता है, पर वो देखता है कि प्रोड्यूसर अपनी सीट पर बिल्कुल शांत पड़ा है। असल में फिल्म का क्लाइमैक्स इतना भयानक और डरावना था कि उसे देखते देखते उस प्रोड्यूसर को गहरा शॉक लगा और थिएटर के अंदर ही उसकी मौत हो गई। ये खबर पूरी फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया में आग की तरह फैल जाती है। हर तरफ बस यही चर्चा होने लगती है कि फिल्म इतनी खौफनाक है कि उसे थिएटर में देखते देखते खुद प्रोड्यूसर की ही मौत हो गई। ये बात विनीत की फिल्म के लिए बहुत बड़ी पब्लिसिटी बन जाती है। जो लोग फिल्म को घास भी नहीं डाल रहे थे, अब वो दौड़कर लाइन लगाने लगते हैं। हर कोई फिल्म के उस हटके और अलग एंडिंग की तारीफ कर रहा था। फिल्म रातों रात ब्लॉकबस्टर हिट हो जाती है। ये देखकर सचिन अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। वो जलते हुए सोचता है कि आखिर ये लड़का कैसे जीत गया। वो कहता है, मैंने तो कहा था हम दोनों मिलकर मरेंगे, पर अब लगता है कि सिर्फ मुझे ही अकेले मरना होगा। लेकिन तभी ऐन वक्त पर उसकी एक पुरानी दोस्त, जो अब उसकी वाइफ बन चुकी है, उसे कॉल करती है और एक चौंकाने वाला राज बताती है। वो कहती है कि तुम्हारे पापा अपनी मौत से पहले जो आखिरी अधूरी किताब छिपा रहे थे, विनीत की ये फिल्म बिल्कुल वैसी ही है। असल में उसके पापा जब भी कोई नई फिल्म चुराते थे तो पब्लिश होने से पहले अपने इस दोस्त को पढ़ने के लिए देते थे। उसे वो कहानी अच्छी तरह याद है। सचिन को ये बात समझ नहीं आती क्योंकि उसने खुद तो किताब कभी पढ़ी नहीं थी, पर जब वो अपने पिता के जले हुए सामान के बचे कुचे पन्नों को पलटकर देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि ये उसके पापा की ही कहानी थी। अब उसे विनीत को बर्बाद करने का एक नया हथियार मिल जाता है। वो सीधे अर्जुन के पास जाता और कहता है, हम विनीत को इतनी आसानी से जीतने नहीं दे सकते। ये फिल्म असल में मेरे पापा की कहानी से इंस्पायर्ड है, जो एक तरह की कॉपीराइट वायलेशन है। हम इसके खिलाफ कोर्ट में शिकायत करेंगे। सचिन और अर्जुन हाथ मिला लेते हैं और विनीत के खिलाफ चोरी का केस दर्ज करवा देते हैं। मीडिया में यह खबर आते ही पासा फिर पलट जाता है। लोग विनीत को एक कॉपीराइट कहकर सोशल मीडिया पर ट्रोल और बदनाम करने लगते हैं। उसने जो इज्जत इतनी मुश्किल से कमाई थी वो एक झटके में मिट्टी में मिल जाती है। दूसरी तरफ विनीत का वही बेस्ट फ्रेंड जो अर्जुन के साथ काम करने गया था, वो इंडस्ट्री में तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी उस बड़े फिल्म क्रिटिक का विनीत के पास कॉल आता है। वो कहता है, देखो विनीत, मैंने इस साल के बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड तुम्हारे उसी दोस्त को देने का फैसला किया क्योंकि तुम्हारी फिल्म विवादों में थी, लेकिन मैं तुम्हें बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड दे रहा हूँ। तुम अवार्ड फंक्शन में जरूर आना। विनीत भारी मन से हाँ कह देता है। अवार्ड फंक्शन के दिन इंडस्ट्री में तमाम बड़े लोग वहाँ मौजूद थे। स्टेज पर विनीत के दोस्त को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया जाता है और उसके चेहरे पर जीत की कोई खुशी नहीं थी। वो चुपके से विनीत के पास आता है, कहता है कि ये अवार्ड मुझे सिर्फ इसीलिए मिला है क्योंकि इंडस्ट्री ने तुझे साइडलाइन कर दिया, वरना इसके असली हकदार तुम ही थे। इसके बाद स्टेज पर बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर के लिए विनीत का नाम अनाउंस किया जाता है, लेकिन जैसे ही वो स्टेज की तरफ बढ़ता है पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। कोई भी उसके लिए ताली नहीं बजाता। सब उसे नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। सबसे मजेदार बात ये थी कि उसे ये अवार्ड वही पुराना खड़ूस प्रोड्यूसर दे रहा था जिसने उसे इंडस्ट्री से शैडो बैन करने की धमकी दी थी। वो अवार्ड थमाते हुए विनीत के कान में धीरे से कहता है, देखो मैंने कहा था ना, तुम चाहे जो भी कर लो, आखिर में जीत मेरी होगी और तुम कभी बड़े नहीं बन पाओगे। अब विनीत के सब्र का बांध टूट जाता है। वो स्टेज पर लगा माइक अपने हाथ में लेता है और वहां बैठे उन सभी धोखेबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू करता है जो उसकी बर्बादी का जश्न मना रहे थे। वो कहने लगता है कि आप सब लोग यहाँ बैठकर जिस महान लेखक वाइकॉम डेविड की तारीफ करते नहीं थकते, सच तो ये है कि वो अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की कहानी चुरा कर ही मशहूर हुए थे और उनका बेटा सचिन भी बिल्कुल वैसा ही है। इतना ही नहीं, ये जो आपका स्टार डायरेक्टर अर्जुन वहां बैठा है, इसकी पहली फिल्म मेरी शॉर्ट फिल्म की ही कॉपी थी और अपनी दूसरी फिल्म की स्क्रिप्ट तो इसने मुझसे भीख मांगी थी। आप सब इन जैसे धोखेबाजों को अपने पलकों पर बिठाकर सेलिब्रेट करते हैं और मेरे जैसे सीधे साधे इंसान को बिना वजह विलेन बना देते हैं। मैं किसी गॉडफादर या बैकग्राउंड के दम पर यहाँ नहीं आया हूँ। मैं दिन रात एक करके अपनी मेहनत से ये मुकाम पाया हूँ। अगर आप लोग आज भी मुझे एक डायरेक्टर के रूप में स्वीकार नहीं करते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रुकूंगा नहीं। मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा।
और फिल्में बनाता रहूंगा। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप सब खुद मुझे एक बेहतरीन डायरेक्टर मानेंगे। जाते जाते वो अपने पास खड़े उस खरूस प्रोड्यूसर के काले कारनामों को भी सबके सामने एक्सपोज कर देता है कि कैसे उसने सिर्फ टैक्स बचाने के लिए उसकी फिल्म का इस्तेमाल किया। वो आखिर में कहता है, मैं जानता हूँ जो बात मैंने अभी यहाँ कही है उन्हें सच साबित करने के लिए मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, पर यही असली सच है। अब आपकी मर्जी है कि आप इस पर विश्वास करें या ना करें। विनीत की इस दमदार और सच्ची स्पीच को सुनकर हॉल में बैठे कुछ समझदार लोग और आम ऑडियंस प्रभावित हो जाते हैं और पूरा हॉल अचानक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। ये देखकर सचिन, अर्जुन और उस प्रोड्यूसर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो अपने ही साजिश पर शर्मिंदा होकर इधर उधर देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ विनीत का सच्चा दोस्त सुजीत गर्व के साथ मुस्कुराते हुए अपने भाई के लिए सबसे जोर से तालियां बजाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड होती है। लेकिन फिल्म के एंड क्रेडिट्स में मेकर्स ने हमें एक बहुत ही इमोशनल वीडियो फुटेज दिखाते हैं। ये वीडियो एक्टर स्वरूप की मौत से ठीक पहले का इंटरव्यू था। उस इंटरव्यू में स्वरूप इमोशनल होकर कह रहे होते हैं, दोस्तों इस फिल्म का जो डायरेक्टर विनीत है वो बहुत ही गजब का टैलेंटेड लड़का है। इसने इस फिल्म में अपना सब कुछ झोंक दिया और बहुत ही लाजवाब फिल्म बनाई है। मुझे पूरा यकीन है कि जब ये फिल्म थिएटर में आएगी तो आप सबको बहुत पसंद आएगी। प्लीज उसे सपोर्ट करना। ये पुराना इंटरव्यू वीडियो सोशल मीडिया पर हवा की तरह वायरल हो जाता है, जिससे पूरी जनता को समझ आ जाता है कि विनीत एक सच्चा कलाकार है और उसके साथ नाइंसाफी हुई थी। इस तरह विनीत को दुनिया के सामने अपना खोया हुआ सम्मान वापस मिल जाता है और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो कैसी लगी आज की स्टोरी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।